बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिजिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव एंड इट्स ऑफ टाइप्स। चल तरुषो दादा का तनिबिया चेन्नई भी नहीं दल तरुषो वेव एंड इट्स ऑफ टाइप्स। सबसे पहले हम वेव को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसकी डिफिनीशन लिखेंगे। देखिए ये एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है। ये रस्सी मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल से बनी है। ये इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब इस रस्सी में कोई एनर्जी नहीं है, ये बिल्कुल रिलैक्स है, इसमें किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम क्या करते हैं कि इस रस्सी को पकड़ते हैं और इस तरह क्या करते हैं, जर्क करते हैं। क्या करते हैं, जर्क। जब हम इसको जर्क करेंगे तो रस्सी जो है वो इस तरीके, ये इस तरह का एक शेप अप्लाई करेगी और इसमें एक डिस्टर्बेंस आएगी। क्या आएगी, डिस्टर्बेंस। देखिए पहले ये बिल्कुल मतलब स्ट्रेट थी, रिलैक्स पोजीशन में थी, इक्विलिब्रियम में थी। अब इसमें क्या चीज आ गई है, डिस्टर्बेंस। ये डिस्टर्बेंस क्यों आई है, क्योंकि बाहर से मैंने इसको क्या दी है, एनर्जी। वेव जो है, रस्सी जो है, जब मैं बाहर से उसको एनर्जी दे देता हूं तो इसमें क्या चीज प्रोड्यूस होती है, डिस्टर्बेंस। और वो डिस्टर्बेंस जो है वो अपने साथ क्या चीज लेके जाती है, एनर्जी लेके जाती है। क्या चीज लेके जाती है, एनर्जी। तो वेव जो है उसकी बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी। वेव आपके पास एक डिस्टर्बेंस है, एक मैकेनिज्म है जिसका काम क्या है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। लेकिन एक चीज की पाबंदी है, ये मैटर को अपने साथ नहीं लेके जा सकती है। वेव डिस्टर्बेंस है, वेव मैकेनिज्म है, इसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। ठीक है। अच्छा, एक और चीज अभी मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये आपके पास एक स्विमिंग पूल है, दिस इज अ स्विमिंग पूल। ठीक है, ये आपके पास स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारा पानी है। देखिए हम क्या करते हैं कि एक पत्थर जो है वो इसमें ड्रॉप कर लेते हैं, स्टोन। जब हम इसमें स्टोन ड्रॉप कर लेते हैं, पानी पहले बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पर था, लेकिन जैसे मैंने इसमें पत्थर फेंक दिया, पत्थर के साथ क्या चीज थी, एनर्जी। उसने क्या किया, इस पानी को डिस्टर्ब किया। जब ये डिस्टर्ब हुई तो वो डिस्टर्बेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ क्या चीज लेके गई, एनर्जी। तो जब भी आप एक मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज ट्रांसफर करता है, एनर्जी। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो डिस्टर्बेंस है, जो अपने साथ क्या चीज ट्रांसफर करती है, एनर्जी, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, वेव। तो वेव बेसिकली आपके पास क्या है, ये मैकेनिज्म है। वेव इज अ मैकेनिज्म या ये डिस्टर्बेंस है, मैकेनिज्म या डिस्टर्बेंस which transfer energy in the presence or in the absence of a medium, in the presence or in the absence of a medium। वेव आपके पास डिस्टर्बेंस है और इसका काम, यहां तक चीजें आप लोगों के जहन में आ गई है। ये आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक वायर है या एक स्ट्रिंग है, उसको मैंने क्या चीज दी है, एनर्जी। एनर्जी की वजह से वो डिस्टर्ब हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज लेके जा रहा है, एनर्जी लेके जा रहा है। यहां पे आपके पास पानी है, पानी पहले बिल्कुल स्टेबल पोजीशन के ऊपर था, मैंने जब उसको एनर्जी दी तो वो क्या हो गया, डिस्टर्ब। और वो डिस्टर्बेंस वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा था, लेके जा रहा था। लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड कर ले, यहां पे जो आपके पास मैटर है, ये मैटर है। मैं एक मिसाल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है।
ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है। इस तरह बिल्कुल नहीं होता है कि ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से किसी दूसरी जगह चला जाए। तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज भी है कि वेव ओनली ट्रांसफर एनर्जी, वेव ओनली ट्रांसफर एनर्जी बट नॉट मैटर, वेव ओनली ट्रांसफर एनर्जी बट नॉट मैटर। वेव जो है वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है, मैटर को ट्रांसफर नहीं करता। इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई है। अब जब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज वेव, तो किस तरह आंसर दोगे? यस, वेव इज अ मैकेनिज्म या वेव इज अ डिस्टर्बेंस which transfer energy but not matter in the presence or in the absence of a medium। मीडियम की मौजूदगी में या मीडियम की गैर मौजूदगी में इसका काम सिर्फ क्या है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अब आपके पास मीडियम क्या चीज है? व्हाट इज मीडियम? व्हाट इज मीडियम? मीडियम आपके पास मैटर है, सब्सटेंस है। ये क्या करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मीडियम आपके पास क्या है? सब्सटेंस है, या आपके पास ये मैटर है, और इसका काम क्या है? हेल्प इन ट्रांसफरिंग, help in a transferring of energy, help in a transferring of energy। मीडियम एक सब्सटेंस है, मैटर है, हेल्प इन अ ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इस चीज की समझ आ गई है? मैं यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे ड्रा करता हूं, फिर आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें किस तरह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये आपके पास पानी का एक तालाब है, और यहां पे आपके पास हवा है। देखिए, स्ट्रिंग आपके पास है सॉलिड, पानी आपके पास है लिक्विड, एयर आपके पास है गैस। ये तीनों आपके पास क्या है? मीडियम्स है। क्या है? मीडियम्स। जब मैं इस रस्सी को जर्क करता हूं, इसको झटका दे देता हूं, तो रस्सी क्या करती है? ये इस तरीके से उस डिस्टरबेंस को पॉइंट ए से कहां पे लेके जाती है? पॉइंट बी। जब मैं पानी में कोई पत्थर फेंकता हूं, तो वो जो डिस्टरबेंस है वो इस सेंटर ओ पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस तरीके से कॉर्नर पर पहुंच जाती है। जब मैं आवाज जो है अपने मुंह से निकालता हूं, तो आप लोग उसको किस तरीके से सुनते हो? मेरे और आपके दरमियान क्या है? हवा है। तो उस हवा में भी क्या चीज प्रोड्यूस होती है? वेव्स। और वो वेव्स जो है वो मेरी आवाज को अब तक क्या करती है? पहुंचाती है। अब इन तीनों केसेस में देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मीडियम है। और मैंने इस मीडियम को क्या चीज दी है? एनर्जी दी है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो गया है। और ये डिस्टर्बेंस वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे मुंह के साथ जो पार्टिकल्स हैं हवा के, मैं उसको डिस्टर्ब करता हूं, तो वो पार्टिकल्स उस डिस्टर्बेंस को आप तक पहुंचा देते हैं। पार्टिकल्स नहीं पहुंचते, याद रखें, सिर्फ डिस्टर्बेंस पहुंचती है, सिर्फ एनर्जी पहुंचती है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो तरीकाकार है, ये जो डिस्टर्बेंस है जो आप तक पहुंच रही है मीडियम के थ्रू, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। अब वेव में हमने कैटेगरीज बनाई हैं, दो कैटेगरीज है। वैसे तो आपके पास तीन कैटेगरीज है। देखिए, वेव को हमने पहले तकसीम किया है ऑन द बेस ऑफ मीडियम। किस बुनियाद पर? मीडियम की बुनियाद पर। देखिए, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेस, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेस ऑफ मीडियम, टाइप्स ऑफ वेव
ऑन द बेस ऑफ अ मीडियम। वेव के टाइप्स किस बुनियाद पर? मीडियम की बुनियाद पर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेस ऑफ ए मीडियम। मीडियम की बुनियाद पर, देखिए यहां पे मैंने मीडियम एक्सप्लेन किया है। मीडियम की बुनियाद पर वेव के दो टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? दो। एक मैकेनिकल है, एक नॉन मैकेनिकल है। वेव में किसी को कोई मसला तो नहीं है? व्हाट इज वेव? अदियान, व्हाट इज मीडियम? देखिए मैं आपको मिसाल दे देता हूं। आपने पेशावर जाना है, आप बस के जरिए जा रहे हो, तो आप कंसिडर करें कि बस आपके पास क्या है? मीडियम है। और अगर मैं क्या करता हूं, यहां से मेरी आवाज जो है उस रूम तक पहुंच रही है, तो मेरे और उस रूम के दरमियान कौन आ रहा है? हवा। हवा आपके पास क्या है? मीडियम। मैं उस हवा को एनर्जी देता हूं, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो डिस्टर्बेंस अपने साथ एनर्जी को उस रूम तक क्या करती है? लेके जाती है। तो ये आपके पास क्या है? वेव है। क्या है? वेव। अब ऐसी भी वेव्स हैं जो बगैर मीडियम की जाती है, ऐसी भी वेव हैं जो मीडियम के बगैर नहीं जा सकती हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेस ऑफ ए मीडियम। देयर आर two types of wave on the base of medium. There are two types of wave on the base of a medium. मीडियम की बुनियाद पर वेव के दो टाइप्स हैं। पहले नंबर पे आपके पास है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। दूसरे नंबर पे आपके पास है नॉन मैकेनिकल वेव्स। इस साइड पे मैकेनिकल वेव्स है, इस साइड पे नॉन मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल कौन सी वेव्स हैं? वेव्स which need a medium for its propagation. For its propagation. Wave which need a medium for its propagation. ऐसी वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की। किसकी? मीडियम की। और वो मीडियम मैंने ऊपर लिखा है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नॉन मैकेनिकल वेव, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which does not required a medium for its propagation. ऐसी वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इसमें बेसिक टाइप्स हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। मैकेनिकल वेव जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल्स हैं। देखें मैकेनिकल वेव्स की क्या है एग्जांपल। इसमें आपके पास है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती है। वाटर वेव्स हैं, पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो बगैर मीडियम के ट्रांसफर नहीं हो सकती है। स्ट्रिंग वेव्स, रस्सी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती है वो बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती है। मैकेनिकल वेव्स, वेव्स विच नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, मटेरियल की जरूरत होती है इसके लिए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, अब इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखे, मैं अगर आपको कहूं कि साउंड वेव कौन सी वेव है? मैकेनिकल। वेव विच नीड अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, मैकेनिकल।
स्ट्रिंग वेव कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल। अगर हम ऊपर या फॉर एग्जांपल यहां पे अर्थ पे स्पेस में जो बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं उसकी आवाज यहां तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है। उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की। लाइट यहां पे पहुंच सकती है, क्यों? क्योंकि वो नॉन मैकेनिकल है। क्या है? नॉन मैकेनिकल। देखें अब इसकी एग्जांपल्स क्या है। इसकी एग्जांपल है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गेमा रेज, एक्स रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, ये सारे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अब आप लोग अपने साथ एक स्केच ड्रा करेंगे। पहले यहां पे लिखोगे वेव, फिर वेव की डिफिनीशन, मैकेनिज्म थ्रू व्हिच एनर्जी इज ट्रांसफर इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ए मीडियम। फिर मीडियम लिखोगे। मीडियम आपके पास मटेरियल है, मटेरियल, इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड और गैस। फिर वेव को क्लासिफाई करोगे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में। मैकेनिकल मीडियम की जरूरत है, नॉन मैकेनिकल मीडियम की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको आगे जो है एक और टाइप पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मैटर वेव्स। लगे ऊपर होगा। व्हाट इज मैटर वेव्स? मैटर वेव्स को हम डिब्रागले वेव्स भी कहते हैं। कौन से वेव? डिब्रागले वेव्स। मैटर वेव्स को हम डिब्रागले वेव्स भी कहते हैं। आल्सो नोन एज डिब्रागले वेव्स, आल्सो नोन एज डिब्रागले वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको हम डिब्रागले वेव्स भी कहते हैं। इनकी डिफिनीशन है वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर, वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर। ऐसी वेव्स जो किसी भी मैटर के साथ एसोसिएट होती है। मेरे साथ एसोसिएटेड जो वेव्स है आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन मेरे साथ एसोसिएटेड वेव है। एक फिजिक्स में सेकेंड ईयर में डिब्रॉगले ने ये प्रूफ करवाया है कि दुनिया में जो भी चीज मैटर है उसका वेव बिहेवियर है, और जो भी वेव है उसका कौन सा बिहेवियर है? मैटर। मतलब यह है कि डुअल बिहेवियर है। क्या है? डुअल। तो अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में अभी तक पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में इस तरीके से क्या करता है? घूमता है। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इस तरीके से घूमता है। और अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो वेव्स एसोसिएटेड है इसको हम क्या कहते हैं? कौन सी वेव्स है? ये मैटर वेव है। इलेक्ट्रॉन जो है फॉर एग्जांपल कहीं पर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड जो वेव्स हैं वो आपके पास कौन सी वेव्स हैं? मैटर वेव्स है। कौन सी वेव्स है? मैटर। ठीक है। द वेव्स एसोसिएटेड विद। अब अगर आप इस वेव्स की नेचर की बात करेंगे तो ये आपके पास स्टेशनरी वेव्स है। कौन सी वेव्स है? स्टेशनरी। दो वेव्स हैं,
एनर्जी ट्रांसफर, फिर हमने वेव को दो में डिवाइड किया है, एक तो मीडियम की बेस पर और एक एनर्जी ट्रांसफर की बेस पर। ऑन द बेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऑन द बेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वेव को हमने फिर दो कैटेगरीज में तकसीम किया है। देखिए यहां पे मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि आवाज जो है वो मैकेनिकल है क्योंकि बगैर मीडियम की नहीं जा सकती है। लाइट स्पेस से यहां पे आती है क्योंकि उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉन मैकेनिकल। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि कुछ वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, कुछ एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती हैं। कुछ वेव्स दो पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर करती है, मतलब आगे उसको नहीं लेके जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। कौन सी वेव्स? स्टेशनरी वेव्स। और जो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं दूर तक, वो आपके पास कौन सी वेव्स होती हैं? प्रोग्रेसिव वेव्स। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूं। आपके पास एक रस्सी है जिसको आपने बांधा है। आप ऐसा कर ले, वॉलीबॉल का नेट जो है, नेट, उसके दो इधर डंडे लगे होते हैं, उसके दरमियान आप एक रस्सी को टाइट जो है वो मतलब वहां पे टाइट जो है वो बांध ले, फिर बीच में उसको इस तरह क्या कर ले, थोड़ा सा प्लग कर ले, तो उससे वेव इस तरीके से आएगी। यहां से स्टार्ट होगी, यहां पे आएगी, फिर यहां पे दोबारा वापस उधर जाएगी। मतलब वो एनर्जी सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी, कहीं और नहीं जाएगी। तो ये स्टेशनरी वेव्स है। स्टेशनरी का मतलब क्या है? रेस्ट में। प्रोग्रेसिव वेव्स, अगर फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हो गई है तो इस तरीके से आगे क्या करेगी? मूवमेंट करेगी। ये आपके पास प्रोग्रेसिव वेव्स है। आप प्रोग्रेस देख लेना कि प्रोग्रेस क्या चीज होती है, जो कंटिन्यूअसली क्या होती है? आगे जाती है। क्या करती है? आगे, कंटिन्यू। ये आगे नहीं जाती है। वो वेव्स जो मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है वो मैटर वेव्स है। जो एनर्जी ट्रांसफर करती है प्रोग्रेसिव है, नहीं ट्रांसफर करती है स्टैंडिंग आ रहा स्टेशनरी वेव्स। अब यहां तक कोई मसला हो तो बताओ, कोई आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो तो पूछें, शाबाश। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, इसमें मैं थोड़े एमसीक्यूज ट्राई करवाता हूं। अच्छा, डिस्टर्बेंस that transfers energy from one place, disturbance that transfer energy from one place to another, disturbance that transfer energy from one place to another is called option number A force, option number B pressure, option number C motion, option number D wave।
Disturbance that transfer energy from one place to another is called a wave. अच्छा, इसके बाद which type of wave require a material which type of a wave requires a material medium? Option number A, electromagnetic waves. B, light waves. C, radio waves. D, लाइट वेव्स तो लिखा है, मैकेनिकल वेव्स। हाँ, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अब आपके पास थर्ड नंबर पर है साउंड वेव्स आर ऑप्शन नंबर ए नॉन मैकेनिकल वेव्स, बी वाटर वेव्स, सी मैकेनिकल वेव्स, डी नन ऑफ दीज। ये मैकेनिकल है, क्या है? मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर थ्रू ऑप्शन नंबर ए सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड्स, ऑप्शन नंबर सी गैसेस, ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम। मैकेनिकल वेव्स कहां पे नहीं जा सकती है? वैक्यूम। वैक्यूम आपके पास वो जगह होती है जो खाली होती है, उसमें कोई भी चीज नहीं होती है। अच्छा, electromagnetic waves can travel through ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, उस सॉलिड में जा सकती है, सॉलिड्स ओनली। बी लिक्विड्स ओनली या लिक्विड ओनली। सी मेटल्स ओनली। डी वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम ओनली में नहीं जा सकती है कभी भी। अच्छा, which one is a non-mechanical wave? Which one is a non-mechanical wave? Option number A sound wave, option number B water wave, option number C सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव जिलजिला के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर डी लाइट वेव। विच वन इज अ नॉन मैकेनिकल? कौन सी नॉन मैकेनिकल है? लाइट। रेडियो वेव्स
are mechanical. B, water waves. C, electromagnetic waves. D, none of these. हाँ, रेडियो वेव्स कौन सी है? नन ऑफ दीज नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अच्छा, which waves produce during earthquake? earthquake के दौरान कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन नंबर ए, साउंड वेव्स। ऑप्शन नंबर बी, लाइट वेव। ऑप्शन नंबर सी, सीस्मिक वेव्स। ऑप्शन नंबर डी, रेडियो वेव्स। हाँ, सीस्मिक वेव्स। गुड। अच्छा, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डैश। ये बताएं डायरेक्टली। सिंपल, वैक्यूम में आपके पास है 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम कहते हैं सी। क्या कहते हैं? सी। अच्छा, which wave is electromagnetic wave? ऑप्शन नंबर ए, साउंड वेव। ऑप्शन नंबर बी, वाटर वेव्स। ऑप्शन नंबर सी, सीस्मिक वेव्स। ऑप्शन नंबर डी, एक्स रेज। एक्स रेज कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Which wave is used in mobile communication? Which wave is used in mobile communication? Option number A, sound wave. Option number B, water wave. Option number C, seismic wave. ऑप्शन नंबर डी, रेडियो वेव्स। कौन सी मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होती है? रेडियो वेव्स। अच्छा, वेव ट्रांसफर एनर्जी बट नॉट स्पीड, वेलोसिटी, मैटर, नन ऑफ दीज। वेव ट्रांसफर एनर्जी बट नॉट मैटर। मैकेनिकल वेव्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक ट्रांसवर्स है और एक आपके पास लंगिट्यूडनल है। देयर आर 2 types of mechanical waves. There are 2 types of mechanical waves.
एक आपके पास है ट्रांसवर्स वेव्स और सेकंड नंबर पे आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक ट्रांसवर्स है और एक आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। मैंने आप लोगों को कल मिसालें भी दी थी। पानी के अंदर जब आप पत्थर फेंकते हो तो उसके अंदर भी वेव्स क्रिएट होती हैं। वो कौन सी वेव्स होती है? मैकेनिकल। जब आप एक रस्सी को झटका दे देते हो तो रस्सी में भी कौन सी वेव्स होती है? मैकेनिकल। जब आप हवा जो है उसमें आप शाउट करते हो, मतलब आप एक चीख लगाते हो या आप बोलते हो, तो उसमें भी कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है? मैकेनिकल। जब आप एक स्प्रिंग को झटका दे देते हो तो उसमें भी कौन सी वेव्स प्रोड्यूस होती है? मैकेनिकल। जब अर्थक्वेक होती है, सीस्मिक वेव्स, वो भी कौन सी है? मैकेनिकल। तो हर वेव, वो वेव जिसके लिए मीडियम की जरूरत है वो मैकेनिकल है। कौन सी वेव है? मैकेनिकल। दो टाइप से, एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स हम ट्रांसवर्स वेव्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, ये एक रस्सी है, ठीक है? ये एक रस्सी है। ये रस्सी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। अभी आप लोगों ने लिखा ही नहीं करनी है, इधर देखें। आपके पास एक रस्सी है, वो रस्सी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। उसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स आपस में कनेक्ट हुई है और उनसे क्या बनी है? रस्सी। और यहां पे एक स्टूडेंट कर रहा है, वो इसको जर्क करता है। क्या करता है? जर्क। जब वो उसको जर्क करता है तो रस्सी जो है वो इस तरह का एक शेप क्रिएट करती है। मतलब ये रस्सी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब। जब ये रस्सी डिस्टर्ब हो जाती है तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये इसमें क्या चीज ट्रांसफर करता है? एनर्जी। तो इस मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है जिसके जरिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, ये जो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? वेव। वेव कहते हैं। अब ट्रांसवर्स कब होगी, अब इसको अंडरस्टैंड कर ले। ये मेरे पास वो जगह है जहां से मैंने वेव जनरेट की है। ये मेरे पास वो जगह है जहां पे वेव को हम रिसीव करते हैं, हमारे पास आती है। अब देखें, वेव का डायरेक्शन कौन सा है? ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेव। डायरेक्शन ऑफ अ वेव। अब अगर आप इसमें देखें, पहले पार्टिकल यहां पे था, तो जब ये ऊपर गया है तो ये इस डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको ड्रा कर लूं, जब ये नीचे गया है तो फिर ये इस डायरेक्शन में है। ये वेव का डायरेक्शन है। और ये किसका डायरेक्शन है? पार्टिकल। पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, जबकि वेव जो है वो लेफ्ट से कहां पे जा रही है? राइट पे। तो अब आप मुझे बताएं, पार्टिकल की जो वाइब्रेशन है और वेव की जो डायरेक्शन है, इसमें कितना एंगल बन रहा है? 90। तो ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होती है और वेव की जो डायरेक्शन होती है उसके दरमियान 90 का एंगल हो, तो ये आपके पास कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स है। ये आपके पास ट्रांसवर्स, जिसमें कितनी एंगल बन रही है? 90। अब एक और मिसाल दे देता हूं। ये आपके पास पानी है। पानी में आप पत्थर फेंकते हो, यहां पे आपने पत्थर फेंका है। जब ये पानी को एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो ये पार्टिकल्स कभी अप जाएंगे, कभी ये पार्टिकल्स डाउन जाएंगे, जबकि वेव जो है वो या इस साइड पे जाएगी या इस साइड पे। दोनों केसेस में वो कितनी एंगल बनाएगी? 90। दीज आर दोज वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ ए वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर ले। जब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। अगर मैं इस पेन को कंसिडर कर लूं कि ये मेरे पास पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा? अप एंड डाउन मोशन।
और वेव जो है ये राइट जाएगी या किधर जाएगी, लेफ्ट। वेव राइट लेफ्ट मोशन करेगी और पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करेगा। दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 का। तो ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है और वेव की मोशन की जो डायरेक्शन है, उन दोनों के दरमियान कितना एंगल हो, 90। तो वो आपके पास कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स। दीज आर दोज वेव्स, these are those waves in which these are those waves in which the direction of vibration of a particle, these are those waves in which the direction of vibration of a particle and direction of wave motion, these are those waves in which the direction of vibration of a particle and direction of wave motion both are perpendicular to each other। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ऐसी वेव जिसमें वेव की जो डायरेक्शन होती है और पार्टिकल की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन होती है, दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है, इसको हम कौन सी वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। इसकी समझ आ गई है? कोई ऐसा जिसको समझ ना आई हो? शाबाश। अहमद, अच्छा, वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, रस्सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, waves are produced in slinky spring, slinky spring में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, ये सारे आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स। हम चाबी चेन जो है, चाबी चेन, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा एक स्प्रिंग होता है रबड़ का। अक्सर ये जो ड्राइवर हजरात होते हैं उनके पास होता है। चाबी के लिए वो जो चाबी चेन इस्तेमाल करते हैं उसमें एक स्प्रिंग होता है, किलोना टाइप प्लास्टिक का होता है, वो भी इन वेव को प्रोड्यूस कर सकता है। उसको हम स्लिंग की स्प्रिंग कहते हैं। एक तो स्प्रिंग आपके पास मेटल से बना होता है, एक वो रबड़ का बना होता है, उसमें ये वेव्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, वेव प्रोड्यूस इन अ वाटर, वेव प्रोड्यूस इन अ स्लिंग की स्प्रिंग। और याद रखिए, स्लिंग की स्प्रिंग आपके पास एक ऐसा आप कंसिडर कर लें कि एक खिलौना है, एक टॉय है जो दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। ये दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। इस तरह की वेव स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ये इस तरह का स्प्रिंग होता है। अब देखें, ये इसकी पहले ये स्प्रिंग बिल्कुल इस तरीके से पड़ा था। जब मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो कभी ऊपर गया है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, और वेव जो है वो इस डायरेक्शन में गई है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला हो तो पूछ सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो पूछो। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वेव में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हमने लिखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब इसमें पहला पॉइंट है क्रस्ट, ठीक है। इधर देखें, ये वाले पार्टिकल्स जब मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया था तो सारे किस पोजीशन पर थे, मीन पोजीशन। लेकिन जैसे मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर गए हैं, देखें।
तो वेव का वो वाला हिस्सा जिसमें पार्टिकल्स ऊपर गए हैं उसको क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है? पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव above the mean position, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव above the mean position। ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन के ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ट्रांसवर्स वेव का वो वाला हिस्सा जो मीन पोजीशन से ऊपर चला गया है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट। ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से ऊपर गया है वो आपके पास क्या है? क्रस्ट। अब सेकेंड नंबर पे आपके पास आ रहा है ट्रफ। अब इसको अंडरस्टैंड कर ले। ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा जो मीन पोजीशन से नीचे है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ। पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिलो द मीन पोजीशन, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिलो द मीन पोजीशन। ट्रांसवर्स वेव का वो वाला हिस्सा जो मीन पोजीशन से नीचे है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ। क्या कहते हैं? ट्रफ। इसकी समझ आ गई है? एक हिस्सा जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो जो पानी का हिस्सा ऊपर चला जाता है वो आपके पास क्या होता है? क्रस्ट। जो नीचे चला जाता है वो आपके पास ट्रफ। और ओवरऑल वेव जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं और वेव जो है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है तो आपके पास क्या है? ट्रांसवर्स। अब एक और चीज है इसमें, वो आपके पास है वेवलेंथ। वो आपके पास क्या है? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को अंडरस्टैंड कर ले। देखें, आपके पास दो मुसलसल क्रस्ट हो या दो मुसलसल ट्रफ हो, इनके दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। The distance between two consecutive crust or between two consecutive trough। इस तरह नहीं है कि आप इन दोनों के दरमियान, मतलब कंसेक्यूटिव क्रस्ट होंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, distance between two consecutive crust or trough is called wavelength। इसको हम क्या कहते हैं? wavelength। represented by lambda। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? lambda। ये जो सिंबल है इसको हम lambda कहते हैं। इसकी जो यूनिट है वो आपके पास है मीटर। यूनिट आपके पास क्या है? मीटर। कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछो, शाबाश। अच्छा, अब हमने इस पे एमसीक्यूज करने हैं। आपके पास पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसवर्स वेव। Which of the following is a transverse wave? Option number A sound, मतलब sound wave। Option number B longitudinal wave। Option number C compression wave। Option number D लाइट वेव, मतलब जो लाइट बनाता है। कौन सी है इसमें? साउंड मैकेनिकल है, वो बिल्कुल भी नहीं है। कंप्रेशनल भी नहीं है, लंगिट्यूडनल भी नहीं है, लाइट है। अभी मतलब लाइट कौन सी वेव है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस तरह की वेव है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को अगर मैं ड्रा कर लूं, ठीक है ना, तो वो भी ट्रांसवर्स है। मेरी बात सुने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो डायरेक्शन है और जो उनके पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर है, तो वो ट्रांसवर्स है नेचर में, डायरेक्शन वाइज। देखें ये आपके पास है x, ये आपके पास y है, ये आपके पास z है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख लें, उसका शेप इस तरीके से होता है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इनमें अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को देख लें, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन है ये किसकी डायरेक्शन है, वेव की। ये सारे आपस में परपेंडिकुलर है। अब अगर वेव की डायरेक्शन और फोटॉन जो है उसमें जो पार्टिकल्स है, पैकेट्स है, उनकी जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये आपके पास कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स। अब सेकेंड नंबर पे the highest point in transverse waves is called, option number A pulse, option number B trough, option number C node, ऑप्शन नंबर डी क्रस्ट। अब इधर देख लें, यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये आपके पास क्या है, क्रस्ट है। क्या है, क्रस्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू, the distance between two successive crust is called, option number A amplitude, option number B velocity, option number C wavelength, ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, ये अभी मैंने उधर लिखा है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ। सक्सेसिव का मतलब कंसेक्यूटिव है। क्या है, कंसेक्यूटिव। अच्छा, ट्रांसवर्स waves can travel, transverse waves can travel through option number A liquids only, option number B gases only, option number C solids and liquids, solid and liquid, option number D vacuum only। ये दोनों में जा सकती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड गैस में नहीं जा सकती हैं। ठीक है,
गैस में जो वेव्स है वो आपके पास साउंड वेव है और वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल है। कौन से है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव से पहले हमने ट्रांसवर्स वेव को पढ़ा था। हम एक सिंपल डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर उसमें समझेंगे कि ये वेव जो है ये किस तरह की मोशन करती है और ट्रांसवर्स और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इधर देखें, ये मेरे पास फर्ज करें पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। ठीक है, यहां से एक वेव जो है ये मेरी लेफ्ट से जा रही है, कहां पे? राइट पे। वेव का डायरेक्शन ये है और जो पार्टिकल्स इसमें वाइब्रेट हो रहे हैं वो भी कभी राइट जाते हैं कभी लेफ्ट। तो इस तरह की वेव जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है और वेव की मोशन की जो डायरेक्शन है दोनों क्या हो? सेम हो। दोनों के दरमियान एंगल कितना हो? 0। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इनके दरमियान थीटा आपके पास कितना है? 0 डिग्री। थीटा आपके पास कितना है? 0 डिग्री। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव है? ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की जो डायरेक्शन है और वेव की जो डायरेक्शन है दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ट्रांसवर्स में आपके पास क्या थे? परपेंडिकुलर थे। इसमें क्या है? पैरेलल। अब इसको किस तरह हम स्टडी करेंगे उसको थोड़ा देखें। ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है। दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क। दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क। ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है और यहां पे आपके पास एयर के पार्टिकल्स हैं। एयर के पार्टिकल्स, ये एयर के पार्टिकल्स है और यहां पे कोई बंदा जो है वो उसको सुन रहा है। फर्ज करें, इधर देखिए, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। ट्यूनिंग फॉर्क आपके पास एक डिवाइस है। लेबॉरेटरी में हम इसको साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ही हम ट्यूनिंग फॉर्क के देखें, ये इस तरह के 2 प्रंग्स है, प्रंग्स। जैसे ही हम इसको इस तरीके से एक और इस तरह एक पेड होता है, रबर पेड, उसके साथ इस तरीके से स्ट्राइक करते हैं तो इसकी ये जो प्रंग्स है ये इस तरह वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से। जब वाइब्रेट करते हैं तो ये कभी किधर जाते हैं? राइट पे, तो कभी किधर जाते हैं? लेफ्ट पे। जब राइट पे जाते हैं तो ये इन पार्टिकल्स को एनर्जी दे देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी। तो ये पार्टिकल्स इनके इस तरीके से करीब आ जाते हैं। किधर आ जाते हैं? करीब। फिर जब ये वापस लेफ्ट पे जाता है तो फिर ये आपस में क्या हो जाते हैं? दूर। तो कभी ये पार्टिकल्स जो है ये करीब आते हैं, कभी किधर जाते हैं? दूर। पार्टिकल्स इस तरीके से मोशन करते हैं, कभी आगे कभी पीछे, मतलब दाएं बाएं दाएं बाएं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये पार्टिकल से जो वेव बनेगी वो भी किधर जाएगी? लेफ्ट टू राइट। पार्टिकल भी किधर मोशन कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। इस तरह की वेव जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है और वेव की मोशन की जो डायरेक्शन है दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल। उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। और दूसरे में हमने क्या कहा था? वो परपेंडिकुलर होंगे, ये आपके पास क्या होंगे? पैरेलल। तो अब इसकी डिफिनेशन हम लिखेंगे। दीज आर दोज वेव्स, दीज आर दोज वेव्स, दीज आर दोज वेव्स in which these are those waves in which particle vibration direction, these are those waves in which particle vibration direction and wave motion direction are parallel to each other। ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है और वेव की मोशन की जो डायरेक्शन है दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। उसको हम क्या कहते हैं कि कौन सी वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। यहां तक अगर आपको समझ ना आया हो तो अभी पूछो। आया है?
अच्छा, अब इसमें जब पार्टिकल्स आपस में क्लोज होते हैं तो इस पार्ट को हम कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। देखिए यहां पे कुछ जगहों पे पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और कुछ जगहों पे एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर होते हैं। कुछ पे क्लोज, कुछ पे दूर। तो जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है उनको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। देखिए यहां पे पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोज। पार्टिकल की हाई डेंसिटी, पार्टिकल्स की हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो वाला हिस्सा जिसमें पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? कंप्रेशन। और लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो वाला हिस्सा जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है तो इसको हम क्या कहते हैं? रेयरफिक्शन। क्या कहते हैं? रेयरफिक्शन। तो रेयरफिक्शन आपके पास क्या है? ये वेव का वो वाला हिस्सा है जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से क्या है? फार। पार्टिकल्स आर फार। पार्टिकल एक दूसरे से दूर है। लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो है। लो प्रेशर, इसका प्रेशर भी क्या है? कम है। क्या है? कम। अब आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द वेव विच कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। वेव विच कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। ऐसी वेव्स जो मुसलसल कंप्रेशन और रेयरफिक्शन पर मुश्तमिल होती है उनको हम कौन सी वेव कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कौन सी वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल। ऐसी वेव्स जिनमें पार्टिकल की वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव की मोशन की डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। इसको हम क्या कहते हैं? कौन सी वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसमें एक चीज जो है और अंडरस्टैंड कर ले, वो क्या है? देखें आपने यहां पे देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह है जहां पे पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज है, कंप्रेशन। कुछ पे दूर है, रेयरफिक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफिक्शन, फिर रेयरफिक्शन, फिर कंप्रेशन। अब अगर आप दो रेयरफिक्शन के दरमियान फासला लेंगे या दो कंप्रेशन के दरमियान फासला लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं, वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और टू कंसेक्यूटिव रेयरफिक्शन। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, distance between two consecutive compression or rarefaction, distance between two consecutive compression or rarefaction। दो मुसलसल कंप्रेशन, दो मुसलसल रेयरफिक्शन के दरमियान जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय लेम्डा। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेम्डा। और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। इसकी यूनिट क्या है? मीटर।
अब अगर इसमें कोई मसला हो तो बताओ। इसकी एग्जाम्पल्स भी लिख लेना। इसकी एग्जाम्पल्स है साउंड वेव, साउंड वेव, ये इसकी एग्जाम्पल है साउंड वेव। साउंड वेव के बाद वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्लिंकी स्प्रिंग, वेव्स प्रोड्यूस इन स्लिंकी स्प्रिंग, वो वेव्स जो स्लिंग की स्प्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं वो भी आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें क्वेश्चन करें, जो आपको नहीं आ रहा है मैं दोबारा समझा दूंगा। अध्ययन गुलवरीन, शाबाश। अब इसमें हम थोड़ी सी एमसीक्यूज ट्राई, ये सबको मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा। ये देखिए, इस बंदे ने यहां पे क्या किया है, यहां पे इसको पुश किया है। तो अगर आप देखें पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स, ये देखें, अब ये वाली जो वेव है ये कौन सी है? ये ट्रांसवर्स है। इससे पहले कौन सी थी? ये वाली कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल है। अब एक और दिखा देता हूं। अब ये वाली कौन सी है? देखें, ये वाली ऊपर नीचे जा रहा है, ये स्टैंडिंग वेव्स है। मैंने मिसाल दी। ये अभी आपके पास कौन सी है? देखें, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान है, एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान हो रही है, कहीं बाहर नहीं जा रही है, तो फिर मैंने बताया था कि स्टेशनरी वेव्स है। अब थोड़े से मैं लॉन्गिट्यूडनल्स दिखा देता हूं। इसमें है ये देखिए, मैं देखें, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, उसको मैं इस तरीके से झटका दे देता हूं और वो वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर तो आपके पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। अगर मैं स्प्रिंग को इस तरीके से झटका देता हूं, स्प्रिंग कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, वेव आगे जा रही है, तो फिर इसमें कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी है? ट्रांसवर्स, जिसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन करते हैं, लेकिन वेव जो है वो सीधा जाती है। अलग अदालत है कमा। अच्छा, पहली एमसीक्यूज है साउंड वेव्स इन एयर, साउंड वेव्स इन एयर आर, ऑप्शन नंबर ए ट्रांसवर्स वेव्स, ऑप्शन नंबर बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन नंबर सी स्टेशनरी वेव्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। साउंड वेव्स कौन सी है? देखें, साउंड वेव्स में अगर आप देखें, पार्टिकल्स कभी आगे जाते हैं कभी पीछे, वेव भी उसी डायरेक्शन में होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अच्छा, अब सेकेंड नंबर पे a region of high pressure, a region of high pressure in a longitudinal wave, a region of high pressure in a longitudinal wave is called dash. Option number A rarefaction, option number B compression, option number C crust,
ऑप्शन नंबर डी ट्रफ। रीजन ऑफ हाई प्रेशर इन लंगिट्यूडनल, हाई प्रेशर किस में होती है? कंप्रेशन में। रीजन ऑफ लो प्रेशर रेयरफिक्शन। अच्छा, विच वेव requires which wave requires a medium to travel? Which waves require a medium to travel? Option number A light wave, option number B X-ray, option number C sound wave, ऑप्शन नंबर डी गामा रे। कौन सी वेव जो है वो मैकेनिकल है? मीडियम वाली साउंड। एक्सरे और लाइट दोनों जो है गामा, ये तीनों आपके पास नॉन मैकेनिकल है। द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, the direction of energy transfer in longitudinal wave, the direction of energy transfer in longitudinal wave is ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर होता है, ऑप्शन नंबर बी सेम एज वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑपोजिट टू वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर डी परपेंडिकुलर टू वाइब्रेशन। कौन सा है इसमें? द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन लंगिट्यूडनल वेव, लंगिट्यूड में तो सेम होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल। तो इसमें आप सेम इज अ वाइब्रेशन, तो सेम इज अ वाइब्रेशन रख लेना। सर्कुलर सेम इज अ वाइब्रेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है तो इसी में आपके पास होता है। ये वाला मिटाऊं, ये वाला which of the following is not a longitudinal wave? Which of the following is not a longitudinal wave? Option number A sound wave, option number B spring wave, option number C water waves, ऑप्शन नंबर डी सीस्मिक वेव। कौन से नहीं है? वाटर नहीं है, वाटर आपके पास ट्रांसवर्स है। सीस्मिक है, जमीन इस तरह भी वाइब्रेट कर सकती है, जमीन इस तरह भी वाइब्रेट कर सकती है, इस तरीके से भी वाइब्रेट कर सकती है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compression is called option number A period, option number B frequency, option number C wavelength,
ऑप्शन नंबर डी एम्पलीट्यूड। ए वेवलेंथ है। अच्छा, which instrument produce longitudinal wave? Option number A laser, option number B guitar, option number C tuning fork, option number D loudspeaker। लाउडस्पीकर प्रोड्यूस नहीं करता है। वो साउंड प्रोड्यूस करता है। अब अगर आप लाउडस्पीकर को उस सेंस में ले ले साउंड में, तो फिर प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट चॉइस हमारे पास कौन है? ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, इधर मैंने ड्रा भी किया था, मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं। अगर ट्यूनिंग फॉर्क का ऑप्शन मौजूद है, ट्यूनिंग फॉर्क कर लें। अगर ये नहीं तो फिर लाउड स्पीकर जो है वो फिर अच्छा ऑप्शन है। कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स, इससे पहले हमने वेव को भी स्टडी किया है, मैकेनिकल वेव को भी स्टडी किया है, नॉन मैकेनिकल को भी स्टडी किया है, प्रोग्रेसिव वेव्स को भी स्टडी किया है, स्टेशनरी वेव्स को भी स्टडी किया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी स्टडी किया है, और इसके अलावा जो ट्रांसवर्स है उसको भी हमने स्टडी किया है। ठीक है, अच्छा, अब पैरामीटर के देखिए, हमने वेव जो है उसकी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को स्टडी करना है। हमने ये स्टडी करना है कि वेव की स्पीड कितनी है, हमने ये स्टडी करना है कि एक वेव जो है वो कितना टाइम लेता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है। देखिए, पैरामीटर्स वो चीज़ें होती हैं जिससे आप वेव के मुख्तलिफ जो मतलब मुख्तलिफ उनके लिए जो एस्पेक्ट्स है उनको आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक इंसान है, आप उसका कद नापते हैं, आप उसकी छाती नापते हैं, आप उसकी रनिंग स्पीड नापते हैं। इस तरह वेव जो है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब हम इस एक को स्टडी करेंगे उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स। आप ये कंसिडर कर लें कि वेव की क्या क्या खूबियां है, उसमें कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें पहले आपके पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय लेम्डा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेम्डा। देखिए, ये आपके पास एक वेव है, इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्रस्ट है, नीचे वाला ट्रफ। ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, और ये आपके पास ट्रफ। अब दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है वो, या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला है वो, आप दो क्रस्ट के दरमियान फासला लेते हैं, आप दो ट्रफ के दरमियान फासला लेते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन। अब इसके दो डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन तो ये है कि या तो दो ट्रफ ले लें, या तो दो क्रस्ट ले लें, या दो कंप्रेशन ले लें, या दो रेयरफिक्शन ले लें। ये कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। इनके दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। दो मुसलसल क्रस्ट के दरमियान फासला, दो मुसलसल ट्रफ के दरमियान फासला, दो मुसलसल कंप्रेशन के दरमियान फासला, दो मुसलसल रेयरफिक्शन के दरमियान,
इन सब की डिफिनीशन आपके पास क्या है? वेवलेंथ है। इनको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी जो यूनिट है, यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट आपके पास क्या है? मीटर है। अब इसके बाद आपके पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अब इस एम्पलीट्यूड को देखें। एक वेव मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। एक बॉडी मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसकी यूनिट आपके पास क्या है? मीटर। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, ए नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है वेव साइकिल। पहले आप साइकिल को अंडरस्टैंड कर ले। व्हाट इज साइकिल? साइकिल किसको कहते हैं? शाबाश। साइकिल का मतलब चक्कर होता है। क्या होता है? चक्कर। देखें, अब हम यहां पे इसको थोड़ा ड्रा कर लेते हैं। देखिए, each as a wave passes a given point along its path, अच्छा, as a wave passes a given point along its path, that point undergoes cyclic motion. The point is displaced first in one direction and then, अच्छा मैं सिंपल समझाता हूँ। यहां पे आपने एक फर्ज करे पॉइंट लिया है या ये पॉइंट लिया है। एक वेव जब पॉइंट ए से फर्ज करे स्टार्ट कर लेती है, ये पॉइंट ए है, एक दफा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर इससे नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, तो ये आपके पास एक साइकिल है। क्या है? एक साइकिल। और इस पे एक बहुत ही फेमस एमसीक्यूज आती है, वो आपके पास है कि एक साइकिल में एक वेव कितना फासला कवर करती है? तो 4s या 4a। जब एक बॉडी एक मुकम्मल साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो उसमें वो कितना फासला तय करती है? 4s या 4a। मतलब ये इसका मीन पोजीशन है। जब ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर लेती है ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, अपनी जगह पे पहुंच जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मीन पोजीशन पे एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट कर लेती है, इसको हम क्या कहते हैं? वेव साइकिल। ठीक है। इसके बाद आपके पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपके पास क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या साइकिल, वो टाइम जिसमें एक बॉडी एक मुकम्मल वाइब्रेशन या साइकिल कंप्लीट कर लेती है। ये देखिए, ये चक्कर जितने टाइम में कंप्लीट होता है इसका हम क्या बोलते हैं? हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय टी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी। यूनिट इसकी क्या है? सेकेंड। इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड। इसके बाद आपके पास है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी आपके पास, इसकी क्या डिफिनीशन है? देखिए ये तो एक साइकिल है ना, अब एक सेकंड में एक बॉडी कितने साइकिल कंप्लीट करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन या साइकिल्स पर सेकेंड। एक बॉडी एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन या कितने साइकिल पूरा करती है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। F इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय t। F इज इक्वल टू, अगर n गिवन नहीं है तो आपने खुद से लेना है 1, तो F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t। और इसकी जो यूनिट है वो आपके पास है हर्ट्ज। कौन सी यूनिट है? हर्ट्ज। इसके बाद वेव स्पीड है, इसको कल पढ़ेंगे। देखिए यहां पे सिर्फ एक वर्ड चेंज है, वेव स्पीड लिखा है। स्पीड आपने क्लास 9 में पढ़ा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट ऑफ टाइम। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूं। फर्ज करें ये मेरे पास सोर्स है, क्या है? सोर्स ऑफ वेव। सोर्स ऑफ वेव, ये मेरे पास सोर्स ऑफ वेव है और ये एक्स एक्सिस है, इसमें इस वेव ने आगे ट्रांसफर होना है। अब यहां से जब वेव प्रोड्यूस होती है वो इस तरीके से मूवमेंट करती है, आगे जाती है। ये सोर्स जो है पॉइंट ए पर इससे कहां पे जाती है? पॉइंट बी तक। और इसमें ये वाला जो है ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। ये डिस्टेंस कवर करती है और क्या लेती है? टाइम। जब पॉइंट ए से एक वेव जाती है पॉइंट बी तक, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितने टाइम में? दिस इज बेसिकली वेव स्पीड। एक तो आपके पास सिंपल स्पीड है, कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया है, दिस इज स्पीड। अब वेव स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, या द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, इन 1 मिनट, इन 1 आवर। ठीक हुआ? डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट ऑफ टाइम। एक वेव जो है वो कितना फासला कितने टाइम में कवर करती है? एक वेव कितना फासला कितने टाइम में कवर करती है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? वेव स्पीड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? v से। ठीक है, देखिए एक मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। आप अपने घर से एकेडमी आना चाहते हो। अब आपके घर से एकेडमी तक जो फासला है वो 10 किलोमीटर है। आप 5 मिनट में एकेडमी पहुंच जाते हो, तो आप सिंपल क्या करें कि 10 किलोमीटर को 5 पे क्या कर ले? डिवाइड कर ले। इससे आपकी क्या निकलेगी? स्पीड। अब अगर आपने वेव की स्पीड मालूम करनी है, पहले ये मालूम करो कि कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है। अब अगर ट्रांसवर्स है, फर्ज करें आप एक रस्सी ले लें, यहां पे उसको जर्क करें, उस रस्सी से जो वेव दूसरे बंदे तक पहुंचती है उसके दरमियान कितना टाइम लगता है? फासला तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, तो उस डिस्टेंस को टाइम पे क्या कर ले? डिवाइड कर ले। इसको हम क्या कहते हैं? वेव स्पीड। ठीक है, अच्छा इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म को अंडरस्टैंड कर लें। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t, या सिंपल v इज इक्वल टू डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। कितना फासला कितने टाइम में कवर किया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? वेव स्पीड। अब बोर्ड में एक क्वेश्चन आया है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे।
आपके पास पेपर्स में भी है। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफा लेमडा, ये हमने प्रूफ करना है। प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफा लेमडा, कि v जो है वो किसके बराबर है, एफ लेमडा के बराबर है। आप इसको प्रूफ करें, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो सिंपल सी बात है, हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए ये आपके पास क्रस्ट है, ये भी आपके पास क्रस्ट है। कल मैंने कहा था कि दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेमडा, वेवलेंथ। और यहां से लेकर यहां तक जो फासला है वो डेल्टा एस भी है। वो क्या है, डेल्टा एस। अच्छा, और यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लेता है वो, ये तो एक पूरा साइकिल है। मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर यहां से एक बॉडी जाती है यहां तक, इसमें एक पूरा साइकिल आ जाता है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ जहां पर भी आते हैं उसमें एक पूरा साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो लेमडा बराबर है किसके, डेल्टा एस के। डेल्टा टी बराबर है किसके, कैपिटल टी के। फार्मूला है v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस किसके बराबर है, लेमडा के। डेल्टा टी किसके बराबर है, कैपिटल टी के। तो v इज इक्वल टू लेमडा ज़रबे 1 डिवाइडेड बाय टी। अब ये जो 1 बाई टी है ये किसके बराबर है, आपको पता है f बराबर है किसके, 1 बाय टी के। इसको यहां पे पुट कर ले, v इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लगाएं एफ और यहां पे क्या लिख लें, लेमडा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अब ये इक्वेशन जो है इसमें v आपके पास स्पीड है, f आपके पास फ्रीक्वेंसी है, लेमडा आपके पास क्या है, वेवलेंथ। f इज अ फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज अ वेवलेंथ। लेमडा आपके पास क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, अब यहां से अगर आपने लेमडा निकालना है तो लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एफ। अगर स्पीड आपके पास कांस्टेंट है तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है।